हाँ जी, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब है? कहते हैं कि जिस प्रकार जो अदर असेट्स होती हैं हमारी, जिस प्रकार जो अदर असेट्स होती हैं वो वैल्यूएबल होती हैं, उसी प्रकार जो हमारी ह्यूमन असेट्स होती है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उसको भी वैल्यूएशन करके क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट मानकर असेट्स मानना चाहिए। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका भी वैल्यूएशन होना चाहिए और उसको भी बीइंग एज ए असेट्स ट्रीट करना चाहिए। ये चैप्टर जो है हमारा, वो ह्यूमन रिसोर्स को असेट्स मानकर ट्रीट करने के लिए जो भी कंडीशंस वगैरह होती हैं उसके बारे में हमें बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती क्या है। कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारा, कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट असेट्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल असेट्स। भी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको जो दूसरी फिजिकल असेट्स हैं उनसे क्या किया जाता है? उनकी तरह इंपॉर्टेंट असेट्स काउंट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट असेट्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल असेट्स। इसको इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता है परंतु फिजिकल असेट्स से डिफरेंट माना जाता है। फिजिकल असेट्स डोंट हैव फीलिंग, फिजिकल असेट्स में किसी प्रकार की कोई फीलिंग इमोशंस नहीं होते, जबकि जो ह्यूमन असेट्स होती हैं उसमें काफी तरह के फीलिंग्स इमोशंस पाए जाते हैं। नेचुरली है ये बात। तो कहते हैं इन द सेम वे अनलाइक, जिस प्रकार कहता है फिजिकल असेट्स, ह्यूमन असेट्स नेवर गेट्स डेप्रिशिएटेड। कहता है दूसरी असेट्स जो फिजिकल असेट्स होती है हमारी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, वो क्या होती है? डेप्रिशिएट होती हैं। उसी प्रकार जो ह्यूमन एसेट्स हैं नेवर गेट, कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। Therefore, the valuation of human resources along with the other assets are also required in order to find out the total cost of the organization। कहता है कि therefore जरूरी है वैल्यूएशन, मूल्यांकन करना किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का, along with the other assets। कहता है दूसरी असेट्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारा, उसका भी प्रॉपर वैल्यूएशन करना जरूरी है ताकि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइंड आउट की जा सके। तो यहां तक के कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा क्या है? अदर फिजिकल असेट्स की तरह एक असेट्स है। ठीक है, परंतु ये उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? कि जो अदर असेट्स होती हैं उसमें किसी तरह का इमोशन नहीं होता, ठीक है, फीलिंग्स नहीं होती, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज में इमोशंस भी होता है और फीलिंग्स भी होती हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने प्रॉपर तरीके से जाननी है तो इसके लिए जरूरी है कि अदर असेट्स के साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका भी क्या किया जाए? प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाए। कहता है इन 1960s रेनिस लिकट नाम के एक आदमी ने along with other social researcher के साथ मिलकर made an attempt to define the concept of the human resource accounting। ये क्या कहता है कि 1960 में रेनिस लिकट ने दूसरे सोशल रिसर्चर हैं जो सामाजिक खोजकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर ह्यूमन रिसोर्स जो अकाउंटिंग है, ठीक है, उसको डिफाइन करने का प्रयास किया। तो आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु ट्राई टू डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो आप लोग नाम लेंगे रेनिस लिकट का, बाय नेम तो हम इसी को जान रहे हैं, रेनिस लिकट जान रहे हैं। और कब जान रहे हैं? 1960 में, 1960 में। कहते हैं इन 1960s रेनिस लिकट अलोंग विद द अदर सोशल रिसर्चर के साथ मिलकर उसने अटेम्प्ट टू डिफाइन, ये डिफाइन करने का प्रयास किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है जो, वो क्या होता है, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं यानी कि जो व्यवहारिक वैज्ञानिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहता है कि फॉलोइंग रीजन है एचआरए को अपनाने के कई कारण है। ठीक है, कहता है अंडर कन्वेंशनल यानी कि हमारी जो प्राचीन अकाउंटिंग है, पुराने वाली अकाउंटिंग है, नो इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। हम जो पुराने वाली अकाउंटिंग करते हैं उसमें किसी भी तरह की जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली जाती। ठीक है, जितने कितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके बारे में किसी तरह की कोई भी काउंटिंग नहीं की जाती। एंड विदाउट पीपल द फाइनेंशियल एंड द फिजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी ऑपरेशनली इफेक्टिव। अब काम की सबसे अच्छी बात क्या है कि बिना ह्यूमन के, जो देखो ह्यूमन है हमारा, ठीक है, ह्यूमन जो है हमारा एक्टिव सोर्स है, ठीक है, बाकी जो अदर सोर्स है वो सारे के सारे पैसिव हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ही एक ऐसा एक्टिव सोर्स है जो सारे सोर्सेज को, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल सोर्सेज हो, उनको इकट्ठा करता है और उनसे काम करवाता है या उनके साथ काम करता है। तो यही बात ये बोल रहे हैं। कहते हैं कन्वेंशनल अकाउंटिंग में कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जाती थी, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और कहते हैं कि बिना ह्यूमन के, बिना पीपल के या बिना ह्यूमन के जो फाइनेंशियल और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो ऑपरेशनली इफेक्टिवली ऑपरेशन नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट,
द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो खर्चे हैं ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से, आर चार्ज टू द करंट रिवेन्यू इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसको करंट रिवेन्यू से माना जाता है। मतलब वो किसको चार्ज, कहां से चार्ज किए जाते हैं, करंट रिवेन्यू से चार्ज किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। इन्वेस्टमेंट मानकर उसको असेट साइड नहीं दिखाया जाता। कहता है कि जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, जो भी एक्सपेंसेस है उसको पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है और करंट रिवेन्यू से चार्ज कर लिया जाता है, उसको असेट्स मानकर, इन्वेस्टमेंट मानकर असेट साइड नहीं दिखाया जाता है। कहता है टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम with the result that magnitude of the net income is significantly distorted. This makes the assessment of firm and inter-firm comparison टिपिकल। अब ये क्या कहता है कि जितने भी खर्चे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित उसको पीएल अकाउंट में डाला जाता है, करंट रिवेन्यू से चार्ज किया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। अगर इन्वेस्टमेंट माना जाता होता, ठीक है, तो उसको अमोर्टाइज, उसकी लाइफ स्पैन में बांटकर उसको अमोर्टाइज किया जाता, मतलब उसकी लाइफ में बांटकर उसको हर साल चार्ज किया जाता। ठीक है, अब इससे क्या रिजल्ट होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इनकम है वो सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड, मतलब प्रॉपर तरीके से सही जानकारी नहीं दे पाता। अगर सही जानकारी नहीं दे पाता तो असेसमेंट ऑफ फर्म है जो, और इंटर फर्म कंपैरिजन है वो टिपिकल हो जाएगी। थर्ड है द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म लार्जली डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स। जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, और जो लाभदायकता है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है फर्म की, वो लार्जली डिपेंड करती है किसके ऊपर भी, एक ह्यूमन एसेट्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन एसेट्स के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। टू फर्म्स हैविंग आइडेंटिकल फिजिकल, दो फर्म ऐसी हैं जिनके पास क्या है, जो एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं वो सेम है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट में ऑपरेट कर रही है, मे हैव डिफरेंट रिटर्न्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ह्यूमन एसेट्स। क्या कहता है कि दो फर्म है, दोनों के पास सेम सेम एसेट्स हैं, ठीक है, फिजिकल एसेट्स सेम है, ठीक है, परंतु एक की रिटर्न ज्यादा है, एक की रिटर्न दूसरे से कम है। ऐसा किस वजह से डिफरेंस आ सकता है, ऐसा डिफरेंस आ सकता है ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से या फिर ह्यूमन एसेट्स की वजह से। एक ही ह्यूमन जो एसेट्स है वो बेटर है कंपैरिजन टू अदर। If the value of human assets is ignored, the total valuation of the firm becomes typical। कहता है कि इसी प्रकार अगर ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स की वैल्यू को इग्नोर कर दिया तो हमारे जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्सेज की नॉट ड्यूली रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई जाती और बैलेंस शीट में, द इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑन ह्यूमन एसेट्स कैन नॉट बी परसीव्ड। कहता है कि अगर वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है नॉट ड्यूली रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में ना दिखाई जाए तो जो इंपॉर्टेंट एक्ट है ऑफ मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे क्या कहता है, एक्सपेंस ऑन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट पर खर्चा होता है, ट्रेनिंग पर होता है, आर ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस एंड रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू अंडर द कन्वेंशनल काउंटिंग। कन्वेंशनल काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, भी रिक्रूटमेंट पर, ट्रेनिंग पर जो भी खर्चा आ गया उसको खर्चा मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया और उसको राइट ऑफ कर लिया जाता है रेवेन्यू के अंडर। कन्वेंशनल काउंटिंग ऐसा करती है। सारे के सारे ऑल एक्सपेंसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज आर टू बी ट्रीटेड इन्वेस्टमेंट मानने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है। अब आज आप कोई इंप्लॉई हायर कर रहे हो, लाखों रुपए का पैकेज देकर इस बेनिफिट, इस स्कीम से हायर कर रहे हो कि इससे हमें कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा, तो उसको क्यों ना हम लोग क्या माने, इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है, आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। परंतु कन्वेंशनल अकाउंटिंग के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के ऊपर जितना भी खर्चा होता है एक एम्प्लॉय को हायर करने के ऊपर, हम उसको कन्वेंशनल अकाउंटिंग में खर्चा मानकर करंट रेवेन्यू से चार्ज कर लेते हैं, जबकि ये क्या कहता है कि क्या मानना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें जो होता है कई टाइम तक मिलता है। अब आगे डेफिनेशन आती हैं। सबसे पहले एएम, ए ट्रिपल ए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स क्या कहती है कि एचआरए मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इससे प्रोसेस एक प्रक्रिया है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये क्या कहता है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आइडेंटिफाइंग पहचान करने की, मेजरिंग मापने की, डेटा किसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और उसकी बाद में सूचना दे देनी है, किसको, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स क्या कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि क्या पता लगाता है,
आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, मेजरिंग मापता है डाटा को, किसके बारे में, डाटा को, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और जो इससे इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो कम्युनिकेट कर देता है किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। दूसरा बंदा था फ्लैमोहित्स, डिफाइन करता है, ये क्या डिफाइन करता है कि एचआरए क्या है। ये बंदा क्या कहता है कि एचआरए एज एन अकाउंटिंग फॉर पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के रूप में, ठीक है, पीपल की अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। कौन, फ्लैमोहित्स, फ्लैमोहित्स, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, इट इन्वॉल्व, इसमें शामिल किया जाएगा मेजरिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट, सेलेक्ट, हायर, ट्रेन एंड डेवलप ह्यूमन एसेट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फ्लैमोहित्स क्या कहता है कि अकाउंटिंग फॉर पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, एक पीपल्स को ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज मानते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग करना क्या कहलाता है, एचआरए कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल करोगे आप लोग, मेजर करोगे, किसी भी कॉस्ट को मेजर करोगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने की है, क्या करने में, रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में, हायर करने में, ट्रेन करने में, ह्यूमन एसेट्स को डेवलप करने में। इसमें मेजरिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पीपल टू बी द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पीपल की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इसको भी मेजर करना शामिल किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले ने क्या कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड डाटा है, ठीक है, उसकी पहचान करनी है और उसको मेजर करना और कम्युनिकेट कर देना। जबकि एचआरए क्या कहता है कि एक आदमी को रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में, हायर करने में, ट्रेन करने में और उसको डेवलप करने में जो भी खर्चा आया है, ठीक है, उसको शामिल करना। तो एक तरह से मेजर करता है इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक होता है पैसे के रूप में कितनी वैल्यू है एक आदमी की एक ऑर्गेनाइजेशन में, इस बात का पता लगाना फ्लैमोहित्स की डेफिनेशन में आता है। थर्ड है स्टीफनोफ, स्टीफनोफ क्या कहता है, HRA is the measurement and quantification of human organizational input such as recruiting, training, experience and the commitment। तो HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या हो गया, मेजरमेंट होता है मापना, एंड क्वांटिफिकेशन तो संख्या में व्यक्त करना, किसका, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट। भी एक ह्यूमन को बनाने के लिए, इंप्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या इनपुट डाले, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड द कमिटमेंट, इसको क्वांटिफाई करना और मेजर करना क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है। किस भाई के अकॉर्डिंग कहलाता है, ये कहलाता है स्टीफन नॉफ के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ऑब्जेक्टिव दिए किसने है, रेनिस लिकट ने दिए हैं। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एचआरए के, प्रोवाइडिंग कॉस्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन अबाउट एक्वायरिंग, भाई एक ह्यूमन बीइंग को एक्वायर करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, इस बारे में सूचना प्रदान करना। ठीक है, डेवलप करने के बारे में, एलोकेटिंग एंड मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन को कहता है एक ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने में, डेवलप करने में, एलोकेट करने में, मेंटेन करने में जो भी कॉस्ट आती है उसकी सूचना प्रोवाइड करना। सेकंड है अनेबलिंग मैनेजमेंट टू मॉनिटर द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अब मॉनिटरिंग तो करनी जरूरी है, किस बारे में, ह्यूमन रिसोर्स, ये मैनेजमेंट को क्या बनाता है, योग्य बनाता है कि मॉनिटर करो यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का यूज प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपा ने घर पे काम करने के लिए मिस्त्री लगाया, उसके साथ मजदूर बैठा वेला काम कर रहा हो, वेला बैठा हो काम ना कर रहा हो, या फिर वेला बैठा धीरे धीरे जानबूझ के गलत काम कर रहा हो, धीरे धीरे काम कर रहा हो, तो मॉनिटरिंग तो जरूरी है। थर्ड है फाइंडिंग डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन अमंग ह्यूमन रिसोर्सेज, में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का पता लगाना। असिस्टिंग इन डेवलपिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये क्या कहता है, असिस्टिंग इन डेवलप करने इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है। इंक्रीजिंग मैनेजरियल अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज की जो मैनेजरियल अवेयरनेस है, जागरूकता है, प्रबंधकीय जागरूकता है, उसमें वृद्धि करना भी क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। कहने का मतलब है कि एक ह्यूमन को बीइंग एज ए असेट्स कंसीडर करवाकर उसकी प्रॉपर वैल्यू बनाए रखना एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। हाँ जी, यहां तक की जानकारी सेट है। बताएं। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट है बेनिफिट क्या है एचआरए का। कहता है कि देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ फॉर अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करने के कई तरह के बेनिफिट्स हैं। द सिस्टम ऑफ एचआरए डिस्क्लोज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो सिस्टम ऑफ एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो डिस्क्लोज करता है वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, विच हेल्प इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
जो क्या कहता है कि सिस्टम ऑफ एचआरए है डिस्क्लोज करता है ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू के बारे में बताता है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन पता चल जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उस आदमी से उतनी रिटर्न आ रही है या नहीं आ रही। मान लो एक एम्प्लॉयर आपने काफी महंगा हायर किया है जिससे आपको उम्मीद है कि बढ़िया काम करके देगा, अब उसकी रिटर्न को कंपैरिजन करोगे कि उस पर खर्च किया गया पैसा और उससे मिल रही रिटर्न का कोई तालमेल है, अगर है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप क्या कर लगाओगे, कोई सुधारात्मक कार्रवाई करोगे। सेकेंड है मैनेजरियल डिसीजन कैन बी इंप्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द एचआरए। जो आपने प्रबंधकीय डिसीजन मेकिंग करनी है, निर्णय लेने की प्रक्रिया करनी है, ठीक है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं किसकी सहायता से, एचआरए की सहायता से। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्लियरली आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्सेज एज वैल्यूएबल एसेट्स which help in preventing misuse of human resources by the superiors as well as the management। ये क्या कहता है कि अगर एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इंप्लीमेंट होती है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर ह्यूमन रिसोर्स को असेट्स मानती है। अगर एचआरए आप इंप्लीमेंट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या मानती है, असेट्स मानती है। जिससे क्या बेनिफिट होता है कि जो सुपीरियर के द्वारा मिसयूज किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का और मैनेजमेंट के द्वारा मिसयूज किया जाता है रिसोर्सेज का, वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट होता है, उससे बचा जा सकता है। भी जो मैनेजमेंट के द्वारा और सुपीरियर के द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, ठीक है, मतलब ज्यादा काम करवा लेना, कम पैसे देना, इन सब चीजों से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग द इविल इफेक्ट्स ऑफ लेबर एंड रेस्ट। ये क्या कहता है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना, ठीक है, सहायता करता है उसमें, और अंडरस्टैंड समझता है कि द एविल इफेक्ट ऑफ लेबर अनरेस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भैया अगर लेबर में कोई गड़बड़ होती है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, ठीक है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या करता है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग समझता है कि बुरा प्रभाव क्या होगा अगर हमारी लेबर में अनरेस्ट है, ठीक है, कोई चिंता है, टेंशन है, ठीक है, या फिर उनमें कोई परेशानी चल रही है, तो उसका क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में जानकारी जुटाता है। द सिस्टम कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बिकॉज द ह्यूमन टैलेंट डिवोशन स्किल्स आर कंसिडर वैल्यूएबल एसेट। अब आपको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर असेट्स समझा जा रहा है, आपकी वैल्यू पूरी समझी जा रही है, तो ह्यूमन टैलेंट डिवोशन और स्किल को, आपकी टैलेंट को एक असेट से समझा जा रहा है, ठीक है, जिससे आपका मोराले बूस्टअप होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी। कहने का मतलब है जब आपकी पूरी अहमियत किसी ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही है, आपके काम की कदर की जा रही है, आपको प्रॉपर एक असेट से समझा जा रहा है, तो आप क्या दोगे, अपनी तरफ से 100% दोगे, जिसका बेनिफिट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका मोराले बढ़ जाएगा। इट कैन असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट मेथड ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को सहायता करता है कि जो सैलरी और वेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन करने का बेस्ट मेथड है वो चूज किया जाए, वो अडॉप्ट किया जाए। फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए, फॉर बेटर डिसीजन अबाउट पीपल बेस्ड ऑन इंप्रूव्ड इन्फ्लेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, असिस्टिंग इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर को प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिव तरीके से किस प्रकार यूटिलाइजेशन करना है, वो भी हमें किसकी सहायता से पता चलता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने का एक बेनिफिट ये होगा कि जो वेस्टेज ऑफ मैन पावर है, वेस्टेज ऑफ मनी है, और जो टैलेंट की कदर ना होना, समटाइम टैलेंट को दबाया जाता है, इन सब चीजों से क्या मिल जाता है, हमें छुटकारा मिल जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब इसमें कमियां भी होंगी भाई, अगर फायदा थे तो नुकसान भी है। द वैल्यूएशन मेथड हैव सर्टेन डिसएडवांटेज एज वेल एज एडवांटेज, ठीक है, जो वैल्यूएशन मेथड है, ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन कर रहे हो आप लोग, उसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ एडवांटेज भी हैं। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज ए बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द फर्म दैट व्हिच मेथड इज एन आइडियल वन। अब आपके दिमाग में एक उधेड़ बुन बनी रहेगी कि आपके लिए आइडियल आदर्श मेथड कौन सा है। भी एक हर मेथड के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक माइंड में उधेड़ बुन बनी रहेगी, विजय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, विच वन इज बेस्ट, ठीक है, आइडियल कौन सा है, ये दिमाग में टेंशन रहेगी। सेकंड, देयर आर नो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर डेवलप्ड सो फार, अभी तक ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर नहीं बना है। सो फर्म्स आर प्रोवाइडिंग ओनली एज एडिशनल इंफॉर्मेशन,
सिर्फ फर्म अपनी तरफ से अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर ही उसका क्या करती है, वैल्यूएशन करती है। कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है, कोई परफॉर्मा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का। अब मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कौन कौन से हो सकते हैं भैया? फर्स्ट वन ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमारा आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने में वास्तव में आपकी जो लागत लगी है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच कहते हैं। सच्चे कॉस्ट में भी अब दो प्रकार की हो सकती है, ये एक्वायर करने की कॉस्ट और लर्निंग कॉस्ट। एक्वायर एक्विजिशन कॉस्ट कौन सी होगी? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट जो अप्रोच है वो किस पर बेस्ड है? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज पर वास्तव में जो आपने खर्चा किया। ठीक है, जो ये कॉस्ट आपकी दो प्रकार की हो सकती है, एक्विजिशन कॉस्ट और लर्निंग कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट वो खर्चा है जो आपने इनकर किया किसके ऊपर? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर। दिस मेथड इज वेरी सिंपल इन इट्स एप्लीकेशन, इसको प्रयोग करना इस मेथड को आसान है, बट डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द ह्यूमन एसेट्स। ह्यूमन एसेट्स की जो ट्रू वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, ये मेथड क्या है? बहुत सिंपल है अप्लाई करना, बट डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नहीं दिखाता। फॉर एग्जांपल an experienced employee may not require much training and development, therefore his value may appear to be to below, though his real value is much more than what is tested by the historical cost method। अब ये क्या कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको ट्रेनिंग की तो जरूरत है नहीं, डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम लिखी जाएगी, क्योंकि आपा ने अभी ऊपर पढ़ा है कि इसको एक्वायर करने की जो लागत में हम लोग शामिल करते हैं और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की लागत को शामिल किया जाता है, परंतु एक एक्सपीरियंस आदमी को ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत कम लिखी जाएगी। ठीक है, मोर देन व्हाट इज सजेस्टेड बाय द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से बहुत ज्यादा कम लिखी जाएगी। रियल वैल्यू ज्यादा होगी, एक्चुअल में क्या लिखी जाएगी? कम लिखी जाएगी। सेकंड है कॉस्ट अप्रोच। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है? दिस अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, दिस मेथड मेजर द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉइज यूजिंग द 5 पैरामीटर। ये क्या कहता है कि जो कॉस्ट अप्रोच है इसको हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट मॉडल भी कहते हैं। ये मेथड मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय के अंदर जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके लिए 5 पैरामीटर रखता है मापने के। रिक्रूटिंग, एक्विजिशन, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड फैमिलाइजेशन, इनफॉर्मल ट्रेनिंग एंड इनफॉर्मल फैमिलाइजेशन। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस एंड द डेवलपमेंट, ये 5 पैरामीटर रखता है। This model suggests that the instead of charging the cost to profit and loss statement accounting, it should be capitalized to in the balance sheet। ये क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयर के रिक्रूट करने पर, एक्विजिशन, फॉर्मल ट्रेनिंग पर, फैमिलाइजेशन के ऊपर, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल फैमिलाइजेशन और एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न दिखा करके कहाँ दिखा देना चाहिए? बैलेंस शीट में दिखाकर कैपिटलाइज कर देना चाहिए, असेट्स मान लेना चाहिए उसको। The process of giving a status of assets to the expenditure item is called capitalization। ये कहता है कि जो वो प्रक्रिया गिविंग स्टेटस ऑफ असेट्स, खर्चे को असेट्स का स्टेटस देने वाली जो प्रक्रिया है, खर्चे जो आपने किए उसको असेट्स का स्टेटस देने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कैपिटलाइजेशन कहलाती है। कहता है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज नेसेसरी टू अमोर्टाइज द कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जिस प्रकार आप दूसरी असेट्स पर खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए खर्चा कर दिया और अनुमान है कि ये 5 साल तक चलेगी, तो हर साल कितने रुपए आप लोग चार्ज करोगे? 10,000 रुपीज बैलेंस शीट में चार्ज करोगे। तो क्या कहता है कि इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज नेसेसरी, जरूरी है अमोर्टाइज द कैपिटलाइज्ड अमाउंट को अमोर्टाइज करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो हेयर वन विल टेक द एज। अब यहाँ पे अमोर्टाइज ह्यूमन रिसोर्सेज की
ऊपर किए गए खर्चों को अमोर्टाइज कैसे करेंगे? अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज ऑफ एम्प्लॉय ले लेंगे रिक्रूटमेंट के टाइम पे और एज ऑफ रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसमें से अ फ्यू एम्प्लॉय में लीव द, कुछ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन बीच में छोड़ देंगे, ठीक है, सुपरनेशन के मतलब रिटायरमेंट से पहले छोड़ जाएंगे। दिस मेथड इज द ओनली मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दैट इज बेस्ड ऑन द साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। कॉस्ट अप्रोच सिंपली क्या कहती है कि जो भी खर्चा आप ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने पर, रिक्रूट करने पर करोगे, ट्रेनिंग देने पर करोगे, वो सारे का सारा खर्चा पीएल अकाउंट में डाल करके आप कहां डाल दोगे, बैलेंस शीट में डाल दो, उसको कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज करके उसको अमोर्टाइज करो हर साल। जिस प्रकार हम अदर असेट्स को अमोर्टाइज करते हैं, उसकी लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ में बांट लेंगे, जितने साल उसके चलने की संभावना होगी उसको बांट लेंगे। अब यहाँ पर चलने की संभावना कैसे निकालेंगे अदर असेट्स की तरह भी, रिटायरमेंट के सॉरी रिक्रूटमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, और उसको मिलने वाला जो रेमुनरेशन या उसके ऊपर जो खर्चा किया गया होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा उसको उस लाइफ में स्पेंड कर लेंगे और पीएल अकाउंट से क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो यही एक मात्र मेथड है, कॉस्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसीज को फॉलो करती है। पेपर में सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, तो आप लोग कहेंगे कि कॉस्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो एचआरए की कॉस्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो आपकी प्रॉपर तरह से प्रिंसिपल और पॉलिसीज को फॉलो करती है। हाँ जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब नाम ही रिप्लेसमेंट है। वाई इन द केस ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट पास्ट कॉस्ट आर कंसिडर, जो एक्विजिशन कॉस्ट मेथड था इसमें हम लोग पास्ट कंसिडर को एज ए बेस लेते थे। अंडर दिस अप्रोच वन टेक्स इनटू अकाउंट हाउ मच इट कॉस्ट टू रिप्लेस ए फर्म्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड दस रिप्रेजेंट ए करंट वैल्यू अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या कहती है भी, देखो देखो जो एक्विजिशन कॉस्ट थी, एक्वायरिंग कॉस्ट थी, उसके लिए आपने पास्ट कॉस्ट को बेस लिया था, भी पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी हो सकती है। परंतु ये क्या कहते हैं कि फ्यूचर में अगर आपने इस ह्यूमन बॉडी को, इस ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करना है, तो उसको रिप्लेस करने में क्या खर्च आएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि वाइल इन केस ऑफ एक्विजिशन जो कॉस्ट मेथड था उसमें पास्ट कॉस्ट को कंसीडर किया गया था, इस अप्रोच में वन टेक्स इनटू अकाउंट हाउ मच इट कॉस्ट टू एक एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को परिवर्तन करने में, बदलने में, रिप्लेस करने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। 10 रिप्रेजेंट्स एक करंट, ताकि करंट वैल्यू अप्रोच प्राप्त की, मतलब करंट वैल्यू अप्रोच दिखाई जा सके। सो दिस इज ए मेथड रिसोर्सेज एंड 10 रिप्रेजेंट ए करंट मार्केट कंडीशन बताता है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में या करंट में एक ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे पुराने टाइम पे मान लो जी ये ह्यूमन रिसोर्सेज आपने 5 साल पहले लगाया था और आज आप उसको रिप्लेस करने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये वाली कॉस्ट क्या कहलाएगी, करंट वैल्यू कॉस्ट होगी। This exercise may be redundant unless the management desire to replace its present resources. It is also typical exercise is an in many cases the replacement may be not be exactly similar. अब आपको यही सेम तरह की क्वालिटी वाला बंदा क्या पता आज अवेलेबल ना हो, तो इट इज आल्सो टिपिकल एक्सरसाइज एज इन मैनी केसेस क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट में बी नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, आपको रिप्लेसमेंट मिले ही ना। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला क्या कहता है कि जैसे एक एक्विजिशन कॉस्ट में पास्ट को बेस बनाया था, तो उसी चीज को आज जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको अगर आपने आज की सिचुएशन में क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, करंट वैल्यू प्राइस पर लेकर आना हो, तो उसको बदलने में कितना खर्चा आएगा, ये बताती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ये जो मेथड है एडवर्ड किसने दिया था, हैकमैन और जोन्स ने दिया था। कब दिया था, 1967 में दिया था। इसको हम लोग मार्केट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड कंसीडर द कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको भली भांति पता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल को देने वाले हैकमैन और जोन्स हैं, 1967 में दिया है। इसको मार्केट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखता है। द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय इन इट्स अल्टरनेटिव बेस्ट यूज एज ए बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय इन इट्स अल्टरनेटिव बेस्ट यूज, भी एक एम्प्लॉय को मान लो आप क्लर्की पर लगा रहे हो, अगर उसको अकाउंटेंट पर लगाते, ठीक है, तो अकाउंटेंट इसका क्या हो सकता था, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हो सकता था, जहां हम उसको यूज कर सकते थे। तो ये इसका बेस बनाएंगे कि अगर अकाउंटेंट के रूप में इसको काम लेते तो उसको इतना पे करते और इससे हम इतना बेनिफिट होता।
ठीक है, वो उसने बेस प्रोवाइड कर दिया वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद वैल्यू मेथड क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जिस प्रकार हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ते होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट करते होते हैं। क्या करते होते हैं? डिस्काउंट करते होते हैं। किस चीज को डिस्काउंट करते होते हैं? इनफ्लो और आउटफ्लो को डिस्काउंट करते होते हैं। अब इसमें किसको करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग यहाँ पे निकालेंगे। इस मॉडल को देने वाले अंकल का नाम है लैब एंड स्कैरवार्ड। इन दिस मेथड फ्यूचर अर्निंग ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज आर एस्टिमेटेड अप टू द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट। इसमें क्या कहता है? फ्यूचर अर्निंग ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज आर एस्टिमेटेड, अनुमान लगाई जाती है अप टू द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के एज तक। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होगी उसका पता लगाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट एट ए प्री डिटरमाइंड रेट टू ऑब्टेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच अर्निंग। कहने का मतलब है पहले एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज लिया जाता है, इस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की फ्यूचर अर्निंग उसकी रिटायरमेंट तक कितनी हो सकती है उसका पता लगाया जा सकता है, फिर उसको डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच अर्निंग निकाली जाती है। ये मेथड जो है सिमिलर टू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड के, जो आप फाइनेंशियल असेट्स के केस में यूज करते हैं। हाउएवर दिस मेथड डजंट गिव द करेक्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नहीं बता पाता। इट डजंट मेजर देयर कंट्रीब्यूशन टू द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। भी एक देखो, आपने फ्यूचर अर्निंग तो पता लगा ली, उनकी फ्यूचर अर्निंग तो पता लगा ली, परंतु एक एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया। हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर के बहुत अच्छे प्रयासों की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हो, बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवनेस को अचीव किया हो। इस बात की तरफ ये कोई ध्यान नहीं देता। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग मेथड है, लेव और स्केवेट्स ने दिया है, ये किसके बराबर है? हमारा ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग जो फाइनेंशियल असेट्स में यूज किया जाता है उसके बराबर है। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की अर्निंग को, फ्यूचर अर्निंग को रिटायरमेंट तक की एज की अर्निंग को डिटरमाइन करते हो, फिर उसको डिस्काउंट करते हो प्रेजेंट वैल्यू का पता लगाने के लिए। ठीक है, हाँ जी। ये लास्ट है। Flamholtz has given the variable effective in an individual's expected realizable value, ठीक है, by my reward valuation model। जो फ्लैमहोल्ट्ज है उसने दिया है वेरिएबल इफेक्टिंग एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। भी एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू को कई वेरिएबल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल दिया है, किसने दिया? फ्लैमहोल्ट्ज ने दिया। ठीक है, लो जी, ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हाँ जी, समझ में आया नैन्सी? सर आज वाला थोड़ा थोड़ा आया था। कोई बात नहीं, इसको रिवीजन लगाने की जरूरत पड़ेगी, मेरे को पता है, क्योंकि जो टॉपिक पीछे किए हुए हैं वो सारे के सारे जान पहचान के टॉपिक थे। तो ये टॉपिक सीधा आपने आके एमकॉम में पढ़ा है। ठीक है, इस वजह से ये पहले ही कम पढ़ा गया है, तो इस वजह से आपको थोड़ा कम समझ में आया। तो दोबारा वीडियो सुनना, जब इसको रिवीजन, कुछ नहीं है, जब आप इसको लाइन टू लाइन आराम से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऑन पेपर पढ़ोगे इसको। यस सर। ठीक है, वैसे पढ़ाई चल पड़ी या नहीं चल रही? चल रही है सर।